नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा सीएम योगी ने माफियाओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। यूपी में क्यों हो जाती है अपराधियों की पैंट गीली। नमस्कार, मैं हूं अनुपम और मैं आपको बताऊंगा कि आकांक्षा मर्डर केस में जिस तरीके से गाजियाबाद में कल समर सिंह की गिरफ्तारी हुई, आज वाराणसी की कोर्ट में समर सिंह की पेशी होनी है। अब इस पूरे मामले में क्या अपडेट है उससे आपको अवगत कराएंगे। साथ ही साथ पर्दे के पीछे से और कौन कौन सी थ्योरी निकलकर सामने आ रही हैं वो भी आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी समर सिंह से पूछताछ में आकांक्षा की मौत से जुड़े कौन से राज सामने आ सकते हैं। सीएम योगी ने माफिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। योगी ने कहा कि जिस प्रदेश में पहले दंगे और बम बरसते थे, वहां राम भक्तों पर फूलों की बारिश हो रही है। रामनवमी के मौके पर गैर बीजेपी नेतृत्व वाले प्रदेशों में दंगे हो रहे हैं। वहीं अयोध्या में 35 लाख राम भक्तों की मौजूदगी के बाद भी एक तिनका नहीं हिला। अब प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। प्रदेश में कानून के खिलाफ जाने वालों की सिट्टी पिट्टी गुम है, उनकी पैंट गीली हो जा रही है। सीएम योगी ने यह बात के नरकटहा में पेप्सिको बॉटलिंग प्लांट के शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान कही। पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। जनता देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनके सब सिट्टी पिट्टी गुम है। सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। कानून का राज होगा। कानून के अलावा किसी को कानून के इतर कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। देश में अब कानून का राज है, माफियाओं की सिट्टी बिट्टी गुम है। इस बात का जिक्र किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश में 2017 में सत्ता संभालने के साथ ही सीएम योगी ने बहुत सख्त संदेश दे दिया था कि माफिया या तो यूपी छोड़ दें या फिर उनकी जगह अब सलाखों के पीछे है। और बीते 6 साल में जो तस्वीर बदली है उत्तर प्रदेश में, उसी बात का जिक्र मंच से करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि अब माफियाओं के पैर थर थर कांप रहे हैं, उनको उनकी जगह तक पहुंचाया जा रहा है, अदालत से उनको सजा सुनाई जाती है, तो उनकी हालत क्या होती है उसका भी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया। और गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, सीएम योगी ने बहुत पहले यह संदेश दे दिया था कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों और माफियाओं के लिए कोई जगह है नहीं, और बीते 6 साल में जो तस्वीर बदली है उसी का जिक्र आज गोरखपुर में उन्होंने किया है। और बिल्कुल, और ये जिक्र उस वक्त किया जब गोरखपुर में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा था। करीब 1100 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट पेप्सिको के जो वरुण बेवरेज हैं उनके ग्रुप के द्वारा किया जा रहा था। तो उस दौरान उन्होंने कहा कि पहले जो माफिया थे वो गुंडागर्दी करते थे, रंगदारी मांगते थे, लेकिन अब माफिया जो है वो शहर छोड़ के भाग चुके हैं। अब जैसे ही कोर्ट उनको सजा सुनाती है उनकी पैंट गीली हो जाती है। लेकिन जिस अंदाज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा उससे ये साफ समझ में आता है कि अब जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश बिल्कुल बदल चुका है, और यहाँ पे जो भी निवेशक आएगा उसको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। इसी के साथ एक और बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरे देश में जो है रामनवमी के मौके पे देश के कई राज्यों में दंगे हुए, कानून व्यवस्था खराब हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में रामनवमी के मौके पर भी बिल्कुल शांति रही। अभी 2 दिन पहले हनुमान जयंती का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि 500 से अधिक झांकियां निकली और उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी कुछ नहीं हुआ। यानी कि जो 25 करोड़ जनता है उत्तर प्रदेश की, चाहे जिस जात धर्म की, वो सभी के सभी जो है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस मंच से कहा जहां बड़े निवेशक बैठे हुए थे और उत्तर प्रदेश में अब निवेश की जो संभावनाएं जमीन पर उतारी जा रही है, उस मंच से मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया रामगोपाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। आकांक्षा मर्डर केस भी जिसमें आज वाराणसी कोर्ट में समर सिंह की पेशी होनी है और पुलिस यहां पर रिमांड मांगेगी। जो जानकारी फिलहाल लग रही है पुलिस के हवाले से, 7 दिन की रिमांड यहां पर पुलिस मांगेगी। आकांक्षा दुबे की मौत का यह पूरा मामला है। थोड़ी देर में कोर्ट में पेश होगा समर। ये बड़ी जानकारी हमारे पास आ रही है। पुलिस आज नहीं मांगेगी रिमांड, ये बड़ा अपडेट यहां पर आया है। आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में पुलिस यहां पर रिमांड नहीं मांगेगी, ये बड़ा अपडेट इस वक्त आया है जिसको हम आपको बता रहे हैं।
रिमांड पुलिस नहीं मांगेगी। और बातचीत करने के लिए उपेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, कितनी देर में समर सिंह की पेशी होनी है? और पहले ये खबरें थी कि 7 दिन की रिमांड मांगी जाएगी, लेकिन क्या अब ये आधिकारिक तौर पर बता दिया गया है कि पुलिस रिमांड नहीं मांगेगी? बिल्कुल, देखिए, चूंकि आज छुट्टी है अदालत में, तो ऐसे में रेगुलर मजिस्ट्रेट जो होता है वो नहीं बैठता है। इसलिए ये जो कानूनी पहलू है, इसके मद्देनजर पुलिस अभी अदालत में पेश तो करेगी, लेकिन रिमांड नहीं मांगेगी। रिमांड की एप्लीकेशन कल मूव की जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है, या अगले एक दिन बाद मूव की जाएगी। अभी फिलहाल जैसे ही उसको अदालत में पेश किया जाएगा, वहां से उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। अब माना जा रहा है कि उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अदालत की ओर से भेजा जा सकता है, क्योंकि आज स्पेशल मजिस्ट्रेट बैठेगा, वहां पर समर सिंह को पेश किया जाएगा। लेकिन पुलिस जो रिमांड की एप्लीकेशन है वो मूव नहीं करेगी, क्योंकि रेगुलर मजिस्ट्रेट के सामने ही रिमांड की एप्लीकेशन मूव की जाती है। तो ऐसे में आज रेगुलर मजिस्ट्रेट छुट्टी के कारण बैठेंगे नहीं, और इसलिए पुलिस पेश तो करेगी, लेकिन आज उसको न्यायिक हिरासत में समर सिंह को भेज दिया जाएगा। और अब तक जो 3 घंटे की मैराथन पूछताछ हुई है, उसमें जो बड़ी बातें निकल के आई हैं, उसमें यही कि माना जा रहा है कि कुछ पैसे समर सिंह की ओर से फ्लैट के लिए भी दिए गए थे, ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। जो कुछ स्क्रीनशॉट मिले हैं वो बातें भी सामने आ रही हैं। और इसके अलावा मोबाइल फोन, भले ही पुलिस औपचारिक रूप से यह ऐलान ना करे, औपचारिक रूप से इसकी जानकारी ना दे, लेकिन जो खबर है वो ये कि पुलिस के पास मोबाइल बरामद हो गया है और पुलिस उस मोबाइल को रिकवर कर रही है। बिल्कुल, बहुत सारे सबूत पुलिस के हाथों लगे हैं। पुलिस अब कड़ियां जोड़ रही है और किसी नतीजे पे पहुंचना चाहती है, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह कि रिमांड एक दिन बाद मांगी जाएगी। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए उपेंद्र। उधर आकांक्षा के वकील ने पुलिस प्रशासन के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक आकांक्षा की मां का बयान पुलिस दर्ज नहीं करा पाई, विसरा रिपोर्ट भी नहीं आई है। न्यूज 18 से खास बातचीत उन्होंने की। तो शशांक जी, क्या पूरा प्लान है? आज समर आ चुका है, कब तक वो पेश होगा? जी देखिए, ये सबसे बड़ा विषय यह है कि इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था और मुकदमा दर्ज हुआ 306, मतलब आत्महत्या के दुष्प्रेरण का। तो हम लोगों ने कल और परसों 2 एप्लीकेशंस माननीय न्यायालय में दिए थे। एक तो हम लोगों ने कोर्ट में जो इस मामले की विवेचना कर रहे हैं SHO सारनाथ, उनके अगेंस्ट दिए थे, और हम लोगों ने केस डायरी तलब करने की मांग की थी, मैं विवेचक। और उसके बाद जब कल कमिश्नर साहब की तरफ से परसों शाम को एक प्रेस नोट जारी हो गया जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले को 306 डिक्लेयर कर दिया, तो हम लोगों ने उनके प्रेस नोट के आधार पर माननीय न्यायालय से पुनः यह मांग की कि पीड़िता का बयान अभी तक लिया नहीं गया, विसरा रिपोर्ट आई नहीं, और फॉरेंसिक जांच अभी तक क्लियर नहीं हुई, मोबाइल डिटेल्स आई नहीं, उनके प्राइवेट पार्ट्स में जो फ्लूइड थे उसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई, वो जांच हुआ नहीं, उनके पेट में जो ब्राउन कलर का वो फ्लूइड पाया गया 25-30 ml का, उसके बारे में अभी कोई इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाई। और प्रथम दृष्टया यह साबित था कि वो आकांक्षा दुबे की हत्या हुई है, उसके बावजूद उन्होंने क्यों इस तरह से 306 के लिए रिपोर्ट प्रेस नोट जारी की। तो माननीय न्यायालय ने इस पर सुनवाई के लिए 10 तारीख की डेट लगाई है, मतलब सोमवार की। तो आज रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने ये पेश होंगे समर सिंह, और आज ये जेल जाएंगे कोर्ट से। उसके बाद या तो कोर्ट पुलिस आज रिमांड मांग सकती है रिमांड मजिस्ट्रेट से, या तो फिर सोमवार को एप्लीकेशन देगी। तो सोमवार को हमारे एप्लीकेशन पर और इनके रिमांड के एप्लीकेशन पर, या अगर इनकी तरफ से बेल दाखिल होगी तो उस पर एक साथ सुनवाई होगी। ये माना जा रहा है कि पुलिस रिमांड मिलने के बाद जब समर सिंह से पूछताछ होगी तो आकांक्षा की मौत से जुड़े कई राज सामने आ सकते हैं। अगर वाकई आकांक्षा ने खुदकुशी की तो क्या समर सिंह ने उसे सुसाइड के लिए उकसाया? देखिए, ये वो वीडियो है जिसमें आकांक्षा बेहद खुश दिखाई दे रही है। ये वीडियो आकांक्षा की मौत से करीब 17 घंटे पहले उसने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। तो फिर सिर्फ 17 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि आकांक्षा की मौत हो गई? जो लड़की हमेशा हंसती खेलती रहती थी, वो सोशल मीडिया में सबके सामने रोने लगी। क्या आकांक्षा समर से प्यार करती थी और समर ने आकांक्षा को धोखा दिया, जिसके कारण आकांक्षा डिप्रेशन में चली गई थी? ये सवाल है जिनके जवाब अब पुलिस समर से जानना चाहती है। पुलिस को आकांक्षा के कॉल रिकॉर्ड से कई अहम जानकारियां मिली हैं,
जिनके आधार पर समर से ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिरी बार समर की आकांक्षा से क्या बात हुई थी। क्या आखिरी बात में समर और आकांक्षा के बीच कोई लड़ाई हुई थी? समर ने आकांक्षा से ऐसा क्या कहा कि वो दुखी हो गई थी? आकांक्षा के ये आंसू साफ बता रहे हैं कि कोई वजह थी जिसके कारण वो समर से नाराज थी, कोई वजह थी जिसके चलते आकांक्षा को धक्का पहुंचा था। क्या इसी शौक के कारण आकांक्षा ने मौत को गले लगा लिया? आकांक्षा की मां का कहना है कि उनकी बेटी मौत से पहले पार्टी से लौटी थी, वो शूटिंग पर थी, उसके पास ऐसी कोई वजह नहीं थी कि वो खुदकुशी कर ले। समर सिंह पुत्र अजीत सिंह को चाम्स कैसल सोसाइटी थाना नंदग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त को ट्रांजिट रिमांड हेतु गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जिसके बाद उनको वाराणसी ले जाया जाएगा। ऐसे में एक बात तो साफ है कि समर वो सब जानता है जिसके कारण आकांक्षा ने मौत को गले लगा लिया। आकांक्षा क्यों रो रही थी, वो क्यों दुखी थी, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब में छुपी है आकांक्षा की मौत की हकीकत। और इस हकीकत से अब समर पर्दा हटा सकता है। आकांक्षा की मां ने बताया कि समर उनकी बेटी को धमका रहा था। ऐसे रहस्यमय हालात में आकांक्षा की मौत इस केस में थ्योरी को लेकर भी सवाल खड़े कर रही है। ये तस्वीर चीख चीख कर कह रही है कि इस केस की हर एंगल से जांच होनी चाहिए ताकि ये साफ हो सके कि ये खुदकुशी है या फिर मर्डर। हिमांशु शुक्ला के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18। परवीन की, जी हां, शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि को बढ़ा दिया गया है। पहले पुलिस ने शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, अब इसे बढ़ाकर 50,000 रुपए का इनाम कर दिया है। शाइस्ता परवीन फिलहाल फरार हैं और पुलिस की टीमें लगातार शाइस्ता परवीन को ढूंढने में लगी हुई हैं। शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि बढ़ाई गई है, 25,000 से 50,000 इनाम की राशि की गई है। उमेश पाल शूटआउट के बाद शाइस्ता फरार हैं। उमेश पाल केस में नामजद आरोपी हैं शाइस्ता परवीन, और इस मामले में 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए इनाम की राशि यहां पर कर दी गई है। तो शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि यहां पर बढ़ाई गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उमेश पाल शूटआउट कांड में नामजद अभियुक्त माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा ने 25,000 की इनामी राशि को बढ़ाकर 50,000 कर दिया है, यानी अब शाइस्ता परवीन 50,000 की इनामी हो गई हैं और पुलिस की कई टीमें शाइस्ता को गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश दे रही हैं। शाइस्ता परवीन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी, लेकिन एमपी एमएलए सेल कोर्ट ने शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि पुलिस की टीमें जल्द ही शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार करेंगी। हालांकि अभी भी पुलिस के हाथ शाइस्ता परवीन नहीं लगी है, लेकिन उन पर अब इनामी राशि बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही पुलिस की टीमें और जांच एजेंसियां शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार कर लेगी। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक की बहन आयशा को आरोपी बनाया गया है। शूटर्स को फरार करने के मामले में आयशा की अहम भूमिका बताई जा रही है। पुलिस ने जांच के बाद आयशा को भी आरोपी बनाया है। आयशा नूरी को पुलिस अब गिरफ्तार करेगी और गुड्डू मुस्लिम 5 मार्च को आयशा के घर मेरठ आया था। आयशा अपनी बेटी के साथ प्रयागराज गई थी और उसकी कार 6 मार्च को कौशांबी में लावारिस हालत में भी मिली थी। उमेश पाल शूटआउट केस का दायरा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, तमाम नए किरदार भी सामने आ रहे हैं। माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी को भी अब पुलिस ने अपनी विवेचना में अभियुक्त बना लिया है। आयशा नूरी पर आरोप है कि उन्होंने शूटर्स को पनाह दी और इसके साथ ही साथ उनको आर्थिक तौर पर मदद भी मुहैया कराई। मेरठ में आयशा नूरी के घर पर जो सीसीटीवी फुटेज मिला था वो 5 मार्च था, जिसमें बमबाज गुड्डू मुस्लिम उनके घर पर पहुंचता है और आयशा नूरी और उनके पति डॉक्टर अखलाक अहमद ने गुड्डू बमबाज की न केवल आवभगत की, बल्कि बताया जा रहा है कि उसे भागने के लिए मदद की और आर्थिक तौर पर भी उसे कुछ रुपए दिए गए थे। इस खुलासे के बाद पुलिस की टीम
ये मान रही थी कि जल्द ही आयशा नूरी को अभियुक्त बनाया जाएगा, लेकिन अब विवेचना में आयशा नूरी का नाम शामिल कर लिया गया है। हालांकि हम आपको बता दें कि 5 मार्च को जब गुड्डू बमबाज उनके घर गया था और इसका सीसीटीवी फुटेज आया था, इसके अगले दिन ही कार से आयशा नूरी अपनी बेटी उन जिला नूरी के साथ प्रयागराज पहुंची थी और प्रयागराज के प्रेस क्लब में माफिया अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें तमाम गंभीर आरोप लगाए थे। एक तरफ माफिया गैंग पर एक्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ उसके गुर्गे खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। वैसे तो अब्दुल कवी अपने आप में एक मिस्ट्री है, वो पुलिस के लिए पहेली बना रहा तो माफिया के लिए राइट हैंड। लेकिन राजूपाल हत्याकांड के बाद जब इस मामले की जांच पड़ताल हुई तो कई एंगल सामने आए। कभी कहा गया कि अब्दुल कवी कोई है ही नहीं, तो कभी कहा गया कि वो मर गया। लेकिन माफिया जानता था कि उसका शूटर कहां है। जिसे पुलिस नहीं पकड़ पाई उसे एनकाउंटर के खौफ ने सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। खुल गई अतीक के शूटर की पहेली। अब्दुल कवी के रहस्य से उठा पर्दा। हथियारों का यह बड़ा जखीरा माफिया अतीक अहमद के उस शूटर के घर से बरामद हुआ था जिस शूटर को उत्तर प्रदेश की पुलिस पिछले 18 साल से तलाश रही थी। देखिए, पिछले 18 साल से जिस शूटर का सुराग पुलिस को नहीं मिल रहा था, उसके घर से पुलिस वालों को क्या क्या बरामद हुआ। बंदूक, राइफल, तमंचा, रिवॉल्वर, चाकू, चापड़ और ना जाने क्या क्या। लेकिन तब भी अतीक का वो शूटर पुलिस के हाथ नहीं लगा। जिस शूटर को पुलिस अब्दुल कवी के नाम से जानती है, जिस पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा था। जब सर्च अभियान शुरू किया गया तो इनके सरदाताओं के यहाँ से, इनके सहयोगियों के यहाँ से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र, बम्स और जो लाइसेंसी शस्त्र थे जो किसी दूसरे के पास रहते थे, जो उसके मूल ओनर नहीं थे, वो प्राप्त किया। उसमें हम लोगों ने मुकदमे लिखे। अब सवाल उठता है कि ये अब्दुल कवी है कौन, जिसके घर से पुलिस ने हथियारों का ये जखीरा बरामद किया और जिसे ढूंढ निकालने में पुलिस को पूरे 18 साल लग गए। तो इसका जवाब बड़ा पेचीदा है। अब्दुल कवी अतीक का शूटर है। अब्दुल कवी राजूपाल मर्डर केस का आरोपी भी है। अब्दुल कवी अतीक के भाई अशरफ का बॉडीगार्ड रह चुका है। अब्दुल कवी को पिछले 18 साल में पुलिस ढूंढ नहीं पाई। मामले की जांच जब तीसरे अधिकारी यानी एचएस राव को मिली तो उन्होंने शूटर अब्दुल कवी के अस्तित्व को ही नकार दिया और केस डायरी में इस बात का उल्लेख किया कि शूटर अब्दुल कवी नाम का कोई आरोपी, कोई शख्स कौशाम्बी के भकंदा गांव का रहने ही वाला ही नहीं है। वर्ष 2006 में इस मामले की जांच नारायण सिंह परिहार को सौंपी जाती है। नारायण सिंह परिहार ने शूटर अब्दुल कवी के तस्वीर और तमाम अन्य सरकारी दस्तावेजों के साथ चार्जशीट में उसको आरोपी बनाया। 2005 के राजूपाल मर्डर केस में 4 अलग अलग जांच अधिकारियों ने 4 अलग अलग वक्त पर जो थ्योरी दी वो चौंकाने वाली है। केस के पहले जांच अधिकारी की रिपोर्ट में कहीं भी अब्दुल कवी का नाम नहीं आया। दूसरे जांच अधिकारी की रिपोर्ट में अब्दुल कवी की भूमिका केस में बताई गई। तीसरे जांच अधिकारी ने बताया कि अब्दुल कवी नाम का कोई आरोपी है ही नहीं। और चौथे जांच अधिकारी इस केस की तह तक पहुंचे और अब्दुल कवी के नाम और पते के साथ उसकी फोटो भी केस डायरी में दर्ज कर दी। ये इसके परिजन लगातार लोगों को चकमा दे रहे थे कि उसकी डेथ हो गई है और हमें पता नहीं है। लेकिन जब हम लोगों ने पता किया और जानकारी करी और उसकी पत्नी के बारे में जानकारी करी, उसके बच्चों के बारे में जानकारी करी, तो ये स्पष्ट हो गया कि वो जिंदा है और उसने सिर्फ अफवाह फैला रखी है अपनी मृत्यु की। इस आधार पर हम लोगों ने उसके सरदाताओं पर, उसके सहयोगियों पर और उसके जो परिजन उसको अपने घर पर छिपाते रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया। न्यूज 18 ने राजूपाल मर्डर केस के जांच अधिकारी रहे नारायण परिहार से बात की। नारायण परिहार ने पहली बार अतीक के खूंखार शूटर अब्दुल कवी को लेकर अपनी रिपोर्ट में बाकायदा नाम, पता और फोटो दर्ज की थी। सब इनके दिसारे पे गुर्गे ही काम करते थे। कौन कौन मेन गुर्गे थे? अब इनके गुर्गे गुड्डू मुस्लिम और इरफान, आवेद, ये नफीस कालिया, अंसार बाबा, गुलफुल, अब्दुल कवी, और इनके सब शूटर थे। बहुत सारे लोग थे इनके। एक इनका गैंग चार्ट मैंने बनाया था
8 फुट लंबा है और 6 फुट चौड़ा है गैंग छोट, और 140 व्यक्ति उसमें उस समय शामिल किए थे हमने। प्रयागराज शूटआउट के बाद से यूपी की पुलिस अतीक के शूटर अब्दुल कवी को देश के 4 राज्यों में बारीकी से तलाश रही थी। अब्दुल कवी के ठिकानों पर लगातार रेड डाल रही थी, जिसके बाद अब्दुल कवी को पकड़े जाने का डर सताने लगा और आखिरकार जिंदा और मुर्दा मिस्ट्री के बीच उसने 18 साल बाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया। यमुना का कछार था जहां वो छिपता था, वहां तक हम लोग पहुंचे। जब उसे ये लगा कि मेरे छुपने के हर स्थान पे पुलिस पहुंच रही है, तो फिर वो दबाव में आ गया। कहा जाता है कौसाम्बी पुलिस की कार्रवाई के डर से वो सरेंडर कर दिया। ये बिल्कुल सही है, उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ा और उसे लगा कि वो हमें ढूंढ लेंगे, तो कम से कम वो व्यक्ति जो अपने को मरा हुआ घोषित किया था वो सामने आया और इतने दिनों बाद कानून के शिकंजे में फंसा। अपराध की दुनिया में अतीक अहमद ने ऐसा माया जाल बुना था कि ना तो उसके रहस्य का कोई पता लगा पाता था और ना ही उसके डर से कोई गवाह मुंह खोलता था। लेकिन अब अतीक एंड कंपनी के गुनाहों का एक एक कर हिसाब हो रहा है। और इसी के साथ रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द होगी वापसी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।